हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम अभ्युति शर्मा है। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी जनरेट होती है या फिर कोई भी आपको डाउट होता है तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल क्या होता है? कोल एक ब्लैक कलर का मटेरियल है और पेट्रोलियम है जो पेट्रोल, डीजल और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है। हमारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे कि वैसलीन हो गई और जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं अधिकतर उनमें पेट्रोलियम यूज़ होता है। तो बेसिकली कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बने और क्या इनका फ्यूचर है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। We use various material for our basic need. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम अपनी डेली ज़िंदगी में, रोज़ाना ज़िंदगी में कई सारे मटेरियल्स, कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ नेचर की है और कुछ हमने खुद बनाई है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये हमने खुद बनाई है। और नेचर, हवा, पानी, हम पानी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते, सिर्फ बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। तो वो हो गया नेचर। एक्टिविटी 5.1 में आपको बताया है कि आपको एक काम करना है, नेचुरल और मैन मेड के 2 कॉलम बनाने हैं, जिसमें कि नेचुरल में आपको लिखना है जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हम बना नहीं सकते, एयर, वाटर, ये सब नेचुरल। एंड मैन मेड जो इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने इन्वेंट किया है उसको, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको, बल्ब, इन सबको मैन मेड वाली लिस्ट में लिखना है। Does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. तो इस लिस्ट में क्या आपने नेचुरल वाले कॉलम में एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स लिखा है? हाँ, आप लिखेंगे। और एक तरीके से इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन बता दी है। व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज? जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। अब बूझो बोलता है, क्या हम नेचुरल रिसोर्सेज को रोज यूज़ कर सकते हैं, फॉर एवर, हमेशा के लिए? तो आइए देखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या बताए थे मैंने आपको अभी? एयर, वाटर, soil, etc. Can air, water and soil be exhausted by human activities? क्या हमारी प्रक्रिया से, हमारी एक्टिविटी से जो वाटर, एयर और सॉइल है एक दिन ख़त्म हो जाएंगे? तो इसका आंसर है हाँ, ये ख़त्म हो जाएंगे। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? जो हमारी ज़मीन में पानी है वो एक लिमिट मात्रा में, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पानी को बचाना चाहिए, हमें बहुत केयर करनी चाहिए पानी की। In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 kinds. नेचुरल रिसोर्सेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या बताती है कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. तो हमारी नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कितना भी इस्तेमाल कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो अनलिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? सनलाइट और एयर इसका एग्जाम्पल है। जो सन की लाइट है और जो हवा है वो हमारे नेचर में इस कदर प्रेजेंट है कि हम उसको कितना भी इस्तेमाल कर ले वो ख़त्म नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या था? जो अनलिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट हो और उसको हम कितना भी इस्तेमाल कर ले वो शायद ही कभी ख़त्म होगी। बेसिकली इनएग्जॉस्टिबल का मतलब ही ये होता है जो कभी ख़त्म ना हो। एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म, और इसके आगे इन लग गया तो नहीं, जो कभी ख़त्म ना हो।
नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारे नेचर में जो ऐसे रिसोर्सेज है जिनका अमाउंट लिमिटेड है, जो हमारी हरकतों से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म, और इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। तो बेसिकली इन दोनों में यही डिफरेंस है, जो कभी ख़त्म हो जाएंगे उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल, और जो कभी ख़त्म नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल के एग्जांपल्स थे सनलाइट, एयर। एग्जॉस्टेबल के एग्जांपल्स हैं वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट। ये सब हमारे एग्जॉस्टेबल हैं। अगर हम जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, हम अपनी जंगलों को काटते जा रहे हैं और उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, तो जाहिर है एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ सभी जंगल ख़त्म हो जाएंगे। जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो जंगलों के जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरीके से जैसे कोल और पेट्रोलियम है, ये हमारी ज़मीन के नीचे प्रेजेंट होती है, तो वो एक लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है। हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं और एक न एक दिन समय ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। सो स्टूडेंट, एक्टिविटी 5.2 ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर, फिल दैम विद पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़। एक कंटेनर लीजिए, टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स लीजिए और उसमें या तो पॉपकॉर्न या पीनट या टॉफ़ी कुछ भी डाल दीजिए। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए, मतलब एक ग्रुप में 7 बच्चे। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप। फिर जितने मान लो ग्रुप, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने 5 ग्रुप बना दिए 7-7 बच्चों के। अब उन 7-7 बच्चों में से उनको फिर 3 सब ग्रुप्स बनाइए। एक ग्रुप 1 बच्चे का, दूसरा ग्रुप 2 बच्चे का, एंड तीसरा ग्रुप 4 बच्चों का। लेबल दैम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। उनको लेबल कर दीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन से। 3 सब ग्रुप्स प्रेजेंट द कंज्यूमर्स। जो ये हमारे सब ग्रुप्स हमने बनाए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर्स को। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए, हमारी फर्स्ट जनरेशन में कितने स्टूडेंट हैं? 1, सेकेंड जनरेशन में 2 एंड द थर्ड जनरेशन में 4। अब हम पानी का मान लीजिए, पानी हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन कितना पिएगी? अगर वो मतलब पिएगी, ठीक है, इस्तेमाल करेगी, ठीक है, ऑब्वियसली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी इस्तेमाल करेंगे। पर अगर वो वेस्ट करेगी, जाहिर सी बात है सेकंड जनरेशन उसको इस्तेमाल करेगा, पर वो उतना नहीं कर पाएगा जितना फर्स्ट ने यूज़ किया। अगर सेकंड वाला भी वेस्ट करने लगे तो थर्ड को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस एक्टिविटीज़ से बेसिकली हमें यही बताया गया है। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। फिर हर ग्रुप के सामने एक कंटेनर रख दीजिए जिसमें आपने पॉपकॉर्न या टॉफ़ी वगैरह डाला था। आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। अब देखिए, मैं आपको इस पूरे का मतलब बता देती हूँ। इसमें कहा है, अब आप एक टेबल पे एक कंटेनर रखिए। अब एक कंटेनर रखने के बाद फर्स्ट जनरेशन को बोलिए कि आप खाना शुरू करें। वो खाना शुरू करेंगे। एक है कि खाता रहे, भले उसको वॉमिट भी हो रही है पर वो खाता ही जा रहा है। लेकिन एक बंदा क्या करेगा, खाएगा और सोचेगा कि मेरे बाद 2 जने और हैं, मैं उनके लिए भी बचा देता हूँ, है ना। और फिर ऐसे ही सेकंड जनरेशन भी सोचेगी कि मैं थर्ड के लिए बचा देती हूँ। पर अगर नहीं सोचेंगे तो जाहिर सी बात है, जो थर्ड जनरेशन है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेम ऐसा ही हमारा हकीकत लाइफ में होता है। अगर आज हम पानी बचाते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, उनके लिए पानी बचेगा, वो पी पाएंगे पानी, वो दुनिया में सर्वाइव कर सकेंगे। बिना वाटर के कौन सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे ही सेम सॉइल, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, इन सब के साथ ऐसा ही है। Assume that the eatable in the container represent the total availability of the exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। अब assume करिए उस कंटेनर में पॉपकॉर्न की जगह कोल, पेट्रोलियम, जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब हैं। तो क्या होगा, ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न।
Are the earlier generation of any group too greedy? कंजप्शन पैटर्न का मतलब होता है जिस तरीके से हम चीज़ों को खाते हैं। अब देखिए, जो हमारी पहले की जनरेशन थी, मतलब जो हमारे दादा या परदादा थे, वो ग्रीडी नहीं थे, वो लालची नहीं थे। उन्होंने चीज़ों को बड़े संयम से यूज़ करा, जितना उन्हें ज़रूरत था उन्होंने उतना ही यूज़ करा, तभी तो हमें ये सब मिल पाया। अगर वो बेहिसाब यूज़ करते, पानी को वेस्ट करते, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते, तो क्या हमें आज मिल पाता पानी? नहीं मिल पाता। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं पानी को बचाओ, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन पानी पी पाए। तो अब आपको समझ आ गया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है और किस तरह से हमें उसे यूज़ करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। मतलब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या बताया था मैंने? पहले तो आप ये बताइए, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हमने कहाँ पढ़ा? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और इनएग्जॉस्टिबल जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। एग्जॉस्टिबल लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेनिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे बनते हैं? जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके मरने के बाद फिर जब वो फोसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब ये सब बनते हैं। लेकिन इनको बनने में कई हज़ार साल, बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसको एग्जॉस्टिबल बोलते हैं कि शायद ये कभी बन ही ना पाए। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो हमारे डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जैसे पेड़, जानवर, हज़ारों साल पहले जो हमारे पेड़, जानवर थे, वो सब मर गए। मरने के बाद जब वो गिरने के बाद काफ़ी सारी उन पे एक्टिविटीज़ हुई, बारिश आई, धूप आई, ठंड आई, बरसात आई, पता नहीं क्या क्या आया उनके ऊपर, भूकंप आया, बाढ़ आया, फिर वो धीरे धीरे ज़मीन में धंस गए। और ज़मीन में धंसने के बाद उन्होंने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया, और इसी को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। आइए अब देखते हैं कोल। कोल क्या होता है? कोल एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, जैसे आपकी पिक्चर में दिख रहा है, कितना ब्लैक है, बहुत ज़्यादा ब्लैक, डार्क ब्लैक एकदम ये कलर का होता है, और कुछ इस तरह का होता है। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इज इन ब्लैक कलर। ये बहुत हार्ड स्टोन होता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। ये खाना बनाने के में काम आता था, मतलब भट्टियों में जब खाना बनता है तो भट्टी में कोल का इस्तेमाल करा जाता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। बहुत पहले रेलवेज़ में जो हमारी ट्रेनें होती थी, उनके इंजन में उसको स्टीम देने के लिए कोल का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, गदर एक प्रेम कथा है ना, उसमें है, देखा होगा, उसमें देखना मूवी को, अच्छी मूवी है। उसमें उन्होंने दिखा रखा है कि कैसे ट्रेन को कोयले से चलाते हैं। It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. कोल को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ करते हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? ऐसे पावर प्लांट जिससे बिजली हम बना सकते हैं, जिन पावर प्लांट से हम बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोगों के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कैसे बनती है? देखिए, कोयले को हम जलाते हैं, कोयले से स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या हुआ? कोयले को स्टीम किया, स्टीम होने से सॉरी कोयले को हम जलाते हैं, जलाने से स्टीम बनती है, स्टीम से क्या होता है? टरबाइन घूमती है, और टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ऐसे हम लोग कोयले से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। तो थर्मल पावर प्लांट क्या? ऐसे पावर प्लांट्स जिससे हम बिजली को जनरेट करते हैं, जो हमारे घरों में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम थर्मल पावर प्लांट से जनरेट करते हैं। कोयले को गर्म किया, गर्म करने से उसमें से स्टीम बनी, स्टीम बनने से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। स्टोरी ऑफ कोल। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म? पहली पूछती है
कि हमें कोल कहाँ से मिला और ये कैसे बना। तो आइए देखते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। 300 मिलियन ईयर अगो मतलब 300 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ पे बहुत सारे फॉरेस्ट जंगल हुआ करते थे और वेटलैंड एरियाज मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जैसे लेक हमारा एग्जाम्पल हो गया। हमारी अर्थ पे पहले बहुत ज़्यादा ये सब प्रेजेंट हुआ करते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। कई सारे नेचुरल प्रोसेस की वजह से जैसे फ्लडिंग, बाढ़ आना, जो हमारे फॉरेस्ट होते थे वो नष्ट हो जाते थे और नष्ट होने के बाद अंडर द सॉइल वो हमारी सॉइल में चले जाते थे, हमारी मिट्टी के अंदर। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड। फिर जैसे ही उनके ऊपर और धीरे धीरे सॉइल आती रहती थी वो नीचे धंसते जाते थे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता था, बाढ़ आती थी तो धीरे धीरे वो बहुत ही डीपर एंड डीपर नीचे चले जाते थे। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जितने भी डेड प्लांट्स होते थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते थे। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन। जो कोल है वो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेन करता है। मेनली हम ये भी बोल सकते हैं कि कोल हमारा कार्बन से ही बना है, ठीक है। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। तो इसी प्रोसेस को, जो हमारा ये स्लो धीरे धीरे प्रोसेस हुआ है डेड वेजिटेशन से कोल में कन्वर्ट होने का, इसी को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। सो व्हाट इज कार्बनाइजेशन? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is called as fossil fuel। तो जो हमारा कोल बना उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, और जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म का वेस्ट बाहर अवशेष बच जाता है उसको हम बोलते हैं फोसिल, और उससे जो हमें कोल मिला उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। तो देखिए ये हमारी 5.2 फिगर है। ये एक मशीन है जिससे हम कोल को निकालते हैं ज़मीन से। सो व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम, अब देखिए कोल किससे बनाया, क्या बताया था मैंने, कार्बन से। अब जब हम कोल को हीट करेंगे तो भाई क्या निकलेगा, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जब हम उसको हीट करेंगे, है ना। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। कोल को कई सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है कई सारी ज़रूरत प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कोक, व्हाट इज़ कोल तार एंड व्हाट इज़ कोल गैस। क्या होता है कोक, पता है किसी को? चलिए कोई बात नहीं, एनसीईआरटी बता रही है हमें, सुनते हैं इसकी, पढ़ते हैं इसको, सुनोगे तो मेरी ना। कोक, इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। तो कोक क्या है? कोक एक टफ, पोरस मतलब जिसमें छेद होते हैं, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस, एक टफ, सॉलिड, कठोर और छेद वाला जिसमें छेद होते हैं बहुत सारे, और ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ही है कार्बन की, मतलब इसमें सबसे ही ज़्यादा अधिकतर मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। जो कोक है ये हमारा स्टील बनाने में और कई सारे मेटल्स को निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ कोल तार। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। तो ये भी ब्लैक कलर का होता है और थिक लिक्विड होता है, मतलब बहुत गाढ़ा सा लिक्विड होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और बहुत ख़राब सी इसकी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। स्मेल कैसी होती है? ख़राब, और थिक होता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है। तो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर वेरियस सब्सटेंस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं
कोल तार के वो बहुत तरीके से यूज़ करे जाते हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज़ में, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव्स में, मतलब जो हमारे बम पटाखे होते हैं ना इसकी आवाज़ आने के लिए जो करते हैं उसमें भी कोल तार डलता है। परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल जो होता है, रूफिंग मटेरियल में, जो छत बनाने के लिए, घरों की छत बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें। अब इंटरेस्टिंग बात अब आती है कि जो हमारी नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखा होगा नेफ्थलीन बॉल अपने घर में, आपने अपनी मम्मी से पूछना, आपके घर में ज़रूर होगी, और अगर नहीं होगी तो जाके लेके आना, ठीक है। देखना वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, प्योर वाइट कलर की, और उसको हम यूज़ करते हैं जो हमारे कपड़े होते हैं जिनको हम रखते हैं संभाल के ये अगले साल पहनेंगे, तो उसमें हम नेफ्थलीन बॉल्स को डालते हैं ताकि उन पे कीड़े ना लगे, सड़े ना, इसलिए। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for melting the roads. आजकल क्या होता है, कोल तार की जगह हम एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है बिटुमेन, उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोल तार काफ़ी थिक लिक्विड होता है, चिपचिपा सा, इसलिए हम उसकी जगह बिटुमेन का इस्तेमाल करने लगे। कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब देखिए कोल गैस हमें कब मिलती है? जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं तो हमें कोल गैस मिलती है। जाहिर सी बात है गैस प्रोड्यूस होगी ना, निकलेगी। जब हम कोल से कोक बना रहे होंगे तो जो गैस निकलती है वहाँ से उसे हम कोल गैस बोलते हैं, और वहीं से हम कोल गैस को कलेक्ट करते हैं। तो हमें कोल से क्या क्या मिला? कोल से हमें पहले मिला कोक, कोल तार और कोल गैस, और जब हम कोल से कोक बना रहे थे उसी वक्त हमें कोल गैस भी मिली। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो जितनी भी हमारे, वैसे तो आपने देखा होगा कि सभी हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, कोक भी, कोल तार भी और कोल गैस भी यूज़ होता है, तो हमारे ये सब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। सो होप स्टूडेंट्स आपको कोल समझ आया होगा और नेचुरल रिसोर्सेज। इस वीडियो में हमने कोल और नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं अच्छे से। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप मी एंड आस्क द क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ज़्यादा टॉपिक नहीं पड़ा, सिर्फ पेट्रोलियम बचा है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।